अब हम लोग आगे कर रहे हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, पीस वाइज का मतलब होता है कि टुकड़ों में, मतलब ब्रेक कुछ अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, पीस वाइज मतलब, पीस मतलब क्या होता है, पीस ऑफ वुड, ठीक है, ए पीस ऑफ स्टोन। सो उसी तरीके से यहाँ पर पीस वाइज वर्ड यूज किया गया है। कभी कभी ऐसा फंक्शन में मिलता है जिसको कि आप एक सिंगल एक्सप्रेशन के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, किसी एक सिंगल स्टेटमेंट के थ्रू या एक सिंगल एक्सप्रेशन के थ्रू आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसके लिए आपको मल्टीपल एक्सप्रेशंस लिखने होते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं एक फंक्शन दे रहा हूँ fx इज इक्वल टू 2, fx इज इक्वल टू 2 है व्हेन x इज लेस देन 0, जब x 0 से छोटा है। ठीक है, fx इज इक्वल टू 3 व्हेन या इज इक्वल टू दिया हुआ है, चलो ठीक है, 0 या 0 से छोटा है तो fx की वैल्यू 2 होती है और ये इसकी वैल्यू हो जाती है -3 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये जो फंक्शन है उसके अंदर में 2 स्टेटमेंट्स हैं और यही वो पीसेस हैं, 2 पीसेस हैं। ठीक है, जो एक 2 है और दूसरा क्या है, -3 है। अगर इसको ग्राफ पर देखें तो क्या दिखाई देगा कि ये 0 है, x इक्वल टू 0, 0 से जब छोटा है x की वैल्यू, x की वैल्यू जब 0 से कम है तो y की वैल्यू कितनी है, 2 है, 1 and 2। तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। यहाँ पर एक डार्क सा पॉइंट दिखाएंगे बिकॉज x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी है, 2। व्हेन x इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ fx इज 2। ठीक है, fx को हम y पे दिखा रहे हैं तो ये ऐसे रहेगा। x इक्वल टू कुछ भी वैल्यू पुट करें, अगर मैं -1 पुट करता हूं तो भी वैल्यू कितना होगा, 2 आएगा। -2 पुट करेंगे तो भी वैल्यू 2 आएगा। सो ये जो ग्राफ है वो इधर की तरफ ऐसे चलता जाएगा। और फॉर ग्रेटर देन 0, जब हम s की वैल्यू 0 से ज़्यादा पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, -3 आती है। यानी कि 0 से बड़ा होने पर ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। ठीक है, 3 एट x इक्वल टू 0 द वैल्यू इज 2। तो यहाँ पर हम एक खाली सर्कल देते हैं। ठीक है, छोटा सा पॉइंट्स जैसा सर्कल बना देते हैं, बहुत छोटा सा। ये बताता है क्या कि x इक्वल टू 0 पर वैल्यू जो है यहाँ पर एब्सेंट है, वैल्यू कहाँ पर है, 2 पर है। और इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फॉर x लेस देन 0 फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2 रहती है। और 0 के बाद एट x इक्वल टू 0 द वैल्यू इज ऑल्सो 2, 0 पे भी 2 है। और 0 से बड़ा फॉर ग्रेटर देन इट इज -3। ये थोड़ा सा पैरेलल नहीं लग रहा है लेकिन आपको ये पैरेलल ड्रॉ करना है। ये -3 है, ये ऐसे जाएगा पैरेलल। ठीक है, तो ये एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें 2 हिस्से करने पड़े। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन है जिसको कि एक्सप्रेस करने के लिए मोर देन 1 इस तरह के एक्सप्रेशन चाहिए होते हैं इन डिफरेंट इंटरवल्स। ठीक है, x के डिफरेंट इंटरवल्स में फंक्शन का जो एक्सप्रेशन है वो अगर चेंज हो रहा है तो वैसे फंक्शंस को हम पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। आप आसानी से उसको पहचान लोगे, इस तरीके का लिखा हुआ दिख जाएगा। तो ये होता है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन के कई एग्जांपल्स हैं, वो हम लोग करते हैं। जैसे पहला कुछ मतलब स्पेशल काइंड ऑफ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस हैं, वो हम कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको पहले एक एग्जांपल, जनरल एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मान लेते हैं कि मैंने एक फंक्शन दे दिया है, x इज इक्वल टू 2 है व्हेन x इज लेस देन -2। ठीक है, लेस देन इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 3। ठीक है, व्हेन x लाइज बिटवीन -2 एंड इक्वल टू 5 एंड दिस इज इक्वल टू -4 when x is greater than 5।
ठीक है। तो आपने देखा अब इसमें तीन पीसेस मैंने आपको दे दिए, ठीक है। ये एक फंक्शन एक ही है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको 3 स्टेटमेंट यूज करने पड़ते हैं, ठीक। तो x की वैल्यू जो है -2, मैंने -1 दिखाया और -2। x की वैल्यू जब -2 से कम है तो y की वैल्यू क्या है, 2 है। मैं चलो इसको मैं चलो 2 ही ठीक है, ओके। When x is less than -2 so y is 2, ठीक है। और इक्वल टू है तो यहाँ पर एक डार्क सा सर्कल देंगे और ऐसे खींच देंगे, ठीक है। मतलब -2 से वैल्यू अगर x की कम कर पीछे की तरफ लेते हैं, ठीक है। फॉर लेस देन -2 y की वैल्यू क्या रहती है, +2 रहती है। बिटवीन -2 एंड +5, सो बिटवीन -2 एंड +5, यहाँ पर देखो इक्वल टू नहीं दिया मैंने, यानी कि हमने 2 को यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया है, -2 को। -2 से बड़ा है x, ठीक है। ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7। सो फॉर -2 एंड 5 के बीच में, -2 यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में, इन दोनों के बीच में y की वैल्यू कितनी रहती है, 3 रहती है। तो मैं वहाँ पे 3 दिखा देता हूँ। y की वैल्यू यहाँ पर मैं खाली वाला सर्कल दूंगा, बिकॉज यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग खाली वाला सर्कल लगा देंगे, ठीक है। ये 3 के आसपास ऐसे है, और यहाँ से वैल्यू 3 रहती है। कब तक 3 रहती है, अप टू 5, तो 5 तक हम ले जाएंगे। और यहाँ पर इक्वल टू है, इसलिए हम डार्क वाला सर्कल देंगे, डार्क वाला डॉट देंगे, सर्कल या जो भी, ठीक है। ये है 3 एंड अब फॉर वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन 5 से बड़ा करने पर वैल्यू कितना हो जा रहा है, -4 हो जा रहा है। तो हम वो दिखाएंगे -1 -2 -3 एंड -4। ये y एक्सिस है एंड दिस इज योर x एक्सिस, ठीक है। -5, सो फॉर x ग्रेटर देन 5, यानी 5 से आगे जाएंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, सो यहाँ पर हम लोग खाली वाला सर्कल दे देंगे। ये डॉटेड लाइन सिर्फ वो एक गाइड है, मतलब उसको वो लाइन नहीं है। तो फंक्शन कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है। ये है फंक्शन। इस फंक्शन का ग्राफ ऐसे है, -2 से कम के लिए वैल्यू इज 2, बिटवीन -2 एंड 5 वैल्यू इज 3, ठीक है। एंड फॉर x ग्रेटर देन 5 वैल्यू इज -4। तो ये भी एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, उसे कई पीसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन देखते हैं, ठीक है। अब उन कुछ इंपॉर्टेंट पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, उनके नाम रख दिए गए हैं, ठीक है, बिकॉज वो फ्रिक्वेंटली आते हैं कुछ ऐसे फिजिकल सिचुएशंस में या मैथमेटिकल सिचुएशंस में। तो एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि वो है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में भी ये मिल जाएगा आपको। एनसीईआरटी बुक में ये पेज नंबर 41 पे है, ठीक है, सिग्नम फंक्शन। तो ये एक ऐसा फंक्शन है f(x) जिसकी वैल्यू -1 होती है, 0 होती है और 1 होती है। कब, when x is less than 0, ठीक है। मतलब नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए -1 देता है। ये कब है, जब x 0 के बराबर है, ठीक है। और 1 कब है, जब x इज ग्रेटर देन 0 है। ग्राफ बनाकर देखते हैं, इसके 3 हिस्से हैं। तो फॉर x लेस देन 0, ये है 0, ठीक है। 0 से पीछे की तरफ वैल्यू कितनी है, -1 है। तो यहाँ पे मैंने -1 दिखाया। y की वैल्यू -1 रहती है व्हेन x जो है वो 0 से कम है। तो x, ये x एक्सिस है, सो लेस देन 0 के लिए हम लोग पीछे जाएंगे। एंड नाउ यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं है, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐसे सर्कल मार्क करेंगे, ठीक है। चूंकि एट x इक्वल टू 0 वैल्यू इज नॉट -1, एट x इक्वल टू 0 वैल्यू इज 0, सो यहाँ पर हम डार्क सर्कल दिखाएंगे,
कि एट x इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ y इज ऑल्सो 0। तो ये एक पॉइंट, यानी ग्राफ इधर से आ रहा है, यहाँ पर से गायब हो जाता है वो पॉइंट और वहाँ चला। y की वैल्यू पहले -1 थी, जैसे ही x 0 हुआ y की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब उसके बाद फॉर ग्रेटर देन 0 वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो x ग्रेटर देन 0 होगा, वैल्यू कितनी रहेगी, 1। तो यहाँ पर हम एक खाली सर्कल देंगे एंड दिस इज 1, और यहाँ पर हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ये 1 है, ये हुआ ग्राफ। तो ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। इसको हम सिग्नम फंक्शन क्यों कहते हैं, सिग्नम मतलब ये साइन वर्ड से आया है, सिग्नम मतलब साइन, ठीक है। ये क्या करता है कि when x is positive the value is +1, when x is negative value is -1, and when x is equal to 0 value is 0। so it is just giving the sign कि for positive value of x y is +1 and for negative value of x y is -1। so यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, फ्रॉम नेगेटिव वैल्यू ऑफ x से जैसे पॉजिटिव वैल्यू में जाते हैं साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, और वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, ये -1 से +1 हो जाता है बस, ठीक है। सो वैल्यू में चेंज नहीं आता, मतलब उसके मैग्नीट्यूड में, ओनली द साइन -1 से +1 हो गया। सो ये कहलाता है सिग्नम फंक्शन बिकॉज द साइन इज चेंजिंग, ठीक है। तो ये एक सिग्नम फंक्शन जो क्या है, एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। अच्छा, अब हम कुछ और पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन करेंगे इंपॉर्टेंट जो है। तो सिग्नम फंक्शन के अलावा एक हम करते हैं मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन को हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, fx इज इक्वल टू मॉड x, ठीक है। ये ऐसे तो खड़ी वाली लाइन है, उसके बीच में हम x को दिखाते हैं, ठीक है। तो सिंपलेस्ट मॉडुलस फंक्शन बहुत सारा हो सकता है, लेकिन सिंपलेस्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं मॉडुलस फंक्शन का, ठीक है। इसके बाद थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो ये मॉडुलस होता क्या है, अगर हम लोग 2 का मॉड करेंगे तो ये 2 आएगा, 4 का मॉड करते हैं तो भी 4 आ जाएगा, अगर आप -2 का मॉड करेंगे तो ये 2 देगा, -5 का करेंगे तो 5 देगा, ठीक है। मतलब मॉडुलस करता क्या, साइन हटा देता है। मॉड का मतलब होता है कि साइन को हटा देना और उसकी जो वैल्यू है सिर्फ वो रखना। तो हम लोगों ने वही किया, तो ये कहलाता है मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। अब हम मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। देख करके लग रहा है कि बहुत ही ये सिंपल सी चीज़ है, लेकिन हम वैसे सिंपल है भी, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से, ब्रैकेट के फॉर्म में पीस वाइज डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, दिस इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज इक्वल टू -x व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है। आखिर ये आ कैसे रहा है मैं आपको ये बताता हूँ। मान लेते हैं कि मैं x इक्वल टू 4 ले रहा था, ठीक है। x इक्वल टू 4 है तो 4 का मॉड करोगे आप तो 4 ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर x इक्वल टू -3 लेते हैं, -3 का मॉड करेंगे तो 3 आ जाएगा। लेकिन ये 3 आ कैसे रहा है, ये 3 आ रहा है -3 करने से। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो मॉड करने पे पॉजिटिव बन जाएगा, और इस बात को आप ऐसे लिखें या ऐसे लिख दें, ठीक है। माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, +3। तो जब x यहाँ पर क्या दिया, x इज ए नेगेटिव नंबर, जब x 0 से छोटा है सो x इज ए नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर का मॉड क्या होगा, पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव नंबर के आगे नेगेटिव लगा दोगे तो क्या बनेगा, एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। यानी कि अगर x नेगेटिव है तो -x एक पॉजिटिव नंबर होगा, और अगर एक x पॉजिटिव नंबर है तो उसको बस वैसे ही लिख देंगे। व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 से x इज ए पॉजिटिव नंबर, तो उसका मॉड क्या होगा, पॉजिटिव नंबर का जो मॉड होता है वो वही नंबर हो जाता है। लेकिन अगर हम नेगेटिव नंबर का मॉड लिखेंगे तो वो नेगेटिव ऑफ दैट नेगेटिव नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे माइनस लगाया गया टू मेक, बिकॉज x इज नेगेटिव सो -x इज ए पॉजिटिव नंबर, ठीक है।
तो हम देख सकते हैं कि ये भी पॉजिटिव है, ये 0 तो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, and minus x is a positive number because x is a negative number। तो हमने ये क्या किया है, इस तरीके से किसी मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करके लिखने को हम कहते हैं डिफाइन करना फंक्शन को। हमने इस मॉड x को डिफाइन कर दिया, ठीक है। हम चाहें तो इसको थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट वर्जन में लिख सकते हैं। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, x when x is greater than equal to 0 and minus x when x is less than 0। आप ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि x 0 होगा, when x is 0 तो 0 ही रह जाएगा। तो इन दोनों को मिला करके मैंने एक सिंगल लाइन में लिख दिया, यहाँ पर इक्वल टू इसके साथ कर दिया और वो लिख दिया गया। या हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, दिस इज इक्वल टू x when x is greater than 0 and minus x when x is less than equal to 0। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान लेते हैं कि मैंने x इक्वल टू 2 लिखा है, ठीक है, x इक्वल टू 2 लिखा है, 2 इज ग्रेटर देन 0, तो मॉड x क्या होगा, 2 ही हो जाएगा। अगर मैंने x इक्वल टू -3 लिखा है, ठीक है, तो मॉड ऑफ x क्या होगा, सो मॉड ऑफ x जो होगा, मैंने क्या डिफाइन किया, -x डिफाइन किया, ये माइनस ऑफ -3 होके ये 3 मिल जाएगा। और आपको मालूम है कि मॉड ऑफ -3 क्या होता है, 3 होता है। व्हेन x इक्वल टू आप 0 पुट करते हो तो मॉड ऑफ 0 क्या देगा, मॉड ऑफ 0 जो होगा वो 0 ही होगा, ठीक है। सो उन जीरो वाले टर्म को आप यहाँ पर इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर आप नेगेटिव में जो इंक्लूड कर सकते हैं, आप अगर इसके थ्रू देखना चाहते हैं। सो मॉड ऑफ 0 जो होगा, ठीक है, वो हो जाएगा माइनस ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 0। अगर x 0 है, ठीक है, तो हम माइनस यहाँ पर -0 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, -0 इज ऑल्सो 0। सो 0 वाला किसी में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, ऐसे लिखें। ज़्यादातर लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि इसमें 3 स्टेप में लिखना होता है। इन दोनों को कंबाइन करके हमने यहाँ इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिलहाल समझाने के लिए मैं ये फर्स्ट वाला यूज़ कर रहा हूँ। इसका ग्राफ देखते हैं। तो ये एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। सो फॉर x ग्रेटर देन 0, यानी कि यहाँ से राइट हैंड साइड में जो ग्राफ बनेगा वो किसका ग्राफ बनेगा, y इज इक्वल टू x का ग्राफ बनाएंगे। y इज इक्वल टू यहाँ पे 0 का ग्राफ बनेगा एंड y इज इक्वल टू -x का ग्राफ बनेगा, ठीक है। सो फॉर x ग्रेटर देन 0 y इज इक्वल टू x का ग्राफ कैसा होता है, ये होता है एट x इक्वल टू 0 y इज 0। पहला चीज तो ये है कि एट x इक्वल टू 0 y इज 0। सो एट x इक्वल 0 y इज 0। एक पॉइंट हम लोगों को यहाँ पे मिल गया, ठीक है, ओरिजिन पे ही एक पॉइंट मिल जाता है। उसके बाद हम देखेंगे ऊपर वाला, देखते हैं व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 देन y इज इक्वल टू x, ये हो जाएगा ग्राफ। तो यहाँ पर हम बनाएंगे y इक्वल टू x का ग्राफ, ठीक है। ये y इक्वल टू x का ग्राफ क्यों है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो y इज इक्वल टू x का मतलब क्या होता है, x एंड y। 1 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 पुट करेंगे 2 मिलेगा, 3 पुट करेंगे 3 मिलेगा। तो 1 पर वैल्यू 1, ये 2 पुट करोगे आप तो वैल्यू 2 मिलेगा यहाँ पे, 3 पुट करेंगे तो वैल्यू 3 मिलेगा। इन सारे लाइंस को ज्वाइन करोगे आप, 0 पुट करोगे तो 0 मिल जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा। अगर आप -1 पुट करते हो तो वैल्यू क्या आएगा, -1। तो यहाँ पर अगर -1 पुट किया तो y क्या आ रहा है, -1, तो ये एक पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू x। ये पूरा क्या है, ये लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू x। तो मैंने दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 मतलब क्या हो, यहाँ से राइट हैंड साइड, ठीक है। तो मैंने ये ग्राफ, ये बिल्कुल 45 डिग्री एंगल पे जाना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग कम या ज़्यादा एंगल लेंगे तो वो ठीक नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया y इज इक्वल टू x, ठीक है। तो हमने ये वाला हिस्सा प्लॉट कर लिया।
ये हो चुका है, अब रह गया ये, ठीक है, इसको प्लॉट करना है। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लॉट करना अगर चाहते हैं तो वो भी देख लेते हैं। उसके लिए आपको एक ऐसे टेबल बनाना होगा x एंड y। x इक्वल टू 0 डालोगे, 0 छोड़ देते हैं, 0 तो हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे। x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y क्या आएगा, -1। 2 पुट करेंगे -2, 3 पुट करेंगे -3, 4 पुट करेंगे -4, -1 पुट करेंगे तो +1 आएगा, -2 पुट करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि नेगेटिव है। अब इसको अगर आप प्लॉट करते हो, x इक्वल टू 1 पर वैल्यू कितनी आ रही है, y की -1, 1 पर ये देता है -1, यानी कि ये वाला पॉइंट। x इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू कितनी है, -2 है, यानी कि ये पॉइंट। उसी तरीके से 3 पर ये देगा -3। x इक्वल टू -1 पे कितना दे रहा है, x इक्वल टू -1 यहाँ है, y की वैल्यू क्या आ रही है, +1, यानी कि ये पॉइंट। x इक्वल टू -2 पे y की वैल्यू आ रही है +2, ये पॉइंट। आप इस सबको ज्वाइन करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू -x। तो y इक्वल टू -x कब हम ड्रॉ कर रहे हैं, ओनली व्हेन x इज लेस देन 0। ये तो y इज इक्वल टू -x का जनरल इक्वेशन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम तभी ये कंसिडर कर रहे हैं, ये वाला केस, व्हेन x इज लेस देन 0। सो फॉर x की वैल्यू लेस देन 0 के लिए, इधर के लिए नेगेटिव वैल्यूज के लिए, ये जो ग्राफ ये वाला हिस्सा है वो हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो मैंने वो वाला हिस्सा इधर ड्रॉ कर दिया। तो ये है y इज इक्वल टू -x, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मॉडुलस फंक्शन जो है मॉड x का ग्राफ हमने बना लिया। ये है मॉड x का ग्राफ ऐसे आता है और इधर निकल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक वर्टेक्स जैसा बन रहा है, ठीक है। अब हम लोग मॉडुलस फंक्शन के कुछ दूसरे एग्जाम्पल करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपलिस्टिक था, तो हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सो सेकंड एग्जाम्पल, मैं इसको मिटाए दूँ। एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस x प्लस 2। इसका मॉडुलस दिया गया है, x प्लस 2 का मॉड है। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर, डिफाइन मतलब वो ब्रैकेट के फॉर्म में इसको लिखना, करली ब्रैकेट में। इसको डिफाइन करते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू, हम ऐसे लिखेंगे, जो लिखा हुआ वही लिखेंगे, x प्लस 2। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0, और एक लिखेंगे हम x प्लस 2 के आगे माइनस। जो इसके अंदर लिखा हुआ है उसी को लिखना है यहाँ, एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ, और एक 0 वाला लिखना है वैल्यू। यहाँ पर हम लिखेंगे व्हेन x प्लस 2 इज ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन, अच्छा ये तो ग्रेटर लिखेंगे, ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये हो जाएगा व्हेन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और तीसरा केस लेंगे व्हेन x प्लस 2 इज लेस देन 0, ठीक है। जो x लिखा हुआ था पहले क्या लिखा हुआ था, मॉड x को डिफाइन किया हुआ था, वो था x 0 माइनस x ग्रेटर देन 0, सॉरी हाँ, x इज लेस देन 0। करना ये है कि जो x लिखा हुआ है ना मॉड के अंदर, यहाँ पर x लिखा हुआ है तो वो x यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2 लिखा हुआ है। रिप्लेस ऑल x बाई x प्लस 2। तो मैंने x की जगह अगर x प्लस 2 लिखा है तो x प्लस की जगह यहाँ पर भी x प्लस 2, यहाँ पर भी x प्लस 2, हर जगह आपको x को रिप्लेस कर देना है विथ x प्लस 2, ठीक है। इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको उससे रिप्लेस कर देना है x को, सारे जगह भी 1 2 3 4 5 6, इन 6 जगहों पर x को हटा करके x प्लस 2 लिख देना है, ठीक है। जब आप ऐसा कर देंगे तो फिर इसको चाहें तो यहाँ पर हम इसको, इस स्टेप को मिटा दें अगर, ठीक है, इस स्टेप को मैं अगर मिटा देता हूँ, ठीक है, तो ये इसी में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो फिलहाल ऐसे ही लिख लेते हैं 0 व्हेन x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों केस चल सकता है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ये हो जाएगा x प्लस 2 मॉड x प्लस 2
इज इक्वल टू x प्लस टू व्हेन x इज ग्रेटर देन, ये 2 उधर जाएगा -2, ठीक है। ये हो जाएगा 0 व्हेन x इज इक्वल टू -2, ये उधर चला गया। और ये -x-2 व्हेन x इज लेस देन -2, ठीक है। तो ये तीन, ये जो कंडीशन है इसमें कोई फर्क नहीं है, लिखने के तरीके में थोड़ा सा चेंज आके, लेकिन ये है वही। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए, ठीक है, तो कैसा दिखेगा? तो सबसे पहले तो हम लोग को चाहिए इसका ग्राफ, x प्लस 2 का ग्राफ। y इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाता हूँ, y इज इक्वल टू x प्लस 2 का ग्राफ, ठीक है। तो आप चाहो तो एक टेबल बना के वो कर सकते हो, वो जो टेबल बनाने वाला सिस्टम था, आप पुट करोगे x एंड y, x इक्वल टू 1 पुट 0 पुट करो, ठीक है, या 1 पुट करो। x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y क्या आएगा? 3 आएगा। x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y 5 आ जाएगा, ठीक है। और इन सब पॉइंट को प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। दूसरा तरीका क्या है कि आपको मालूम है कि y इज इक्वल टू x का ग्राफ ये होता है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू x, ठीक है। y की वैल्यू में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? यहाँ पे +2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ग्राफ को, ये 1 है और यहाँ पर 2 है, इस ग्राफ को शिफ्ट कर देंगे पैरेलली। क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर की तरफ इसको उठा करके ऊपर कर देंगे, तो ये जो ग्राफ है ऐसे चला जाएगा। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x प्लस 2 का इक्वेशन, ठीक है। अगर आप इसको -1 -2 -3, अगर हम यहाँ से पैरेलल लाइन खींच दें तो ये जो ग्राफ होगा, ये होगा y इज इक्वल टू x -3 का, ठीक है। जितना यूनिट लिखा उतना यूनिट से आपको शिफ्ट कर देना है, y इज इक्वल टू x प्लस 2, जो भी इक्वेशन था उसको शिफ्ट कर देना है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ठीक है। तो इंटरसेप्ट यहाँ पर y इज इक्वल टू x को लिखा जा सकता है x प्लस 0, तो इंटरसेप्ट 0 से पास हो रहा था, ये जब 2 कर दिया तो ये 2 हो जाएगा, -3 लिखना चाहेंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। सो y इज इक्वल टू x प्लस 2 का ग्राफ है, वो कब से कहाँ तक लिखेंगे? ओनली व्हेन x इज ग्रेटर देन -2। तो हम पहले -2 बनाते हैं, -1 एंड दिस इज -2, -2 से बड़ा, यानी कि -2 से इधर की तरफ, राइट हैंड साइड में, ठीक है। सो पहले तो ये पूरा ग्राफ आपको बना लेना है। y इज इक्वल टू x प्लस 2 का ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू, हाँ नहीं, पहले सिर्फ हम इसका ग्राफ बना लेंगे, y इज इक्वल टू x प्लस 2 का ग्राफ बनाएंगे। ये तो समझाने के लिए था। तो y इज इक्वल टू x प्लस 2 का ग्राफ सबसे पहले हम बनाते हैं। तो आपको मालूम है y इज इक्वल टू x प्लस 2 का ग्राफ जो था वह ऐसे जाएगा, 1 2, ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा। पहले ये ऐसे 0 से पास कर रहा था 45 डिग्री पर, इसको 1 यूनिट एंड 2 यूनिट शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है, ऐसे चला जाएगा। चेक कर सकते हैं, देखो अगर आप x y, अगर मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या देगा? 0 प्लस 2 2 देगा। आपको 2 मिल रहा है कि नहीं? 2 से पास कर रहा है। अगर मैं x इज इक्वल टू पुट करता हूँ -2, जो मैंने यहाँ पुट किया है, x इक्वल टू -2, सो -2 पुट करेंगे तो -2 प्लस 2 क्या देगा? 0। आप देख सकते हो कि यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? 0। अगर x इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो -1 प्लस 2 क्या देगा? 1 देगा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है वो 1 आ रहा है। ये x इक्वल टू -1 पुट करने पे 1 मिल रहा है, ठीक है। तो आप जैसे उसको विजुलाइज करो, यानी कि y इज इक्वल टू x वाले ग्राफ को हमने 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो ग्राफ किसका बन गया? y इज इक्वल टू x प्लस 2 का ग्राफ बन गया। बट दिस ग्राफ इज वैलिड ओनली फॉर x ग्रेटर देन -2। x ग्रेटर देन -2 के लिए वैलिड है। तो ये जो पीछे जो ग्राफ हम बना रहे हैं, ये वाला ग्राफ, इसको मैं मिटा दूंगा। ये वाला ग्राफ हमारे किसी काम का नहीं है, इसको बल्कि पूरा ही मिटा सकते हैं। फॉर वैल्यूज ग्रेटर देन -2, यानी -2 से राइट हैंड साइड के लिए दिस ग्राफ इज वैलिड।
तो उसके पहले जो ग्राफ है -2 से इधर की तरफ जो ग्राफ है वो ग्राफ हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। ठीक है, यानी इस ग्राफ के सारे पार्ट्स को नहीं रखेंगे, कुछ सेलेक्टेड पार्ट को रखेंगे ओनली फॉर ग्रेटर देन -2 वैल्यू। अब उसके बाद आता है x इक्वल टू -2 पे वैल्यू कितनी हो रही है, 0। तो आपको यहाँ पर एक डॉट मिल जाता है कि x इक्वल टू -2 पे वैल्यू y की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई है। ठीक है, तो ये वाला हमने देख लिया। तो आप देख सकते हो कि ये हम इसमें भी इंक्लूड करके लिख सकते थे, इक्वल टू कर देते तो वो अपने आप हो जाता। अब हम आते हैं फॉर वैल्यूज ऑफ x लेस देन -2। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखो y इज इक्वल टू -x का ग्राफ मैंने आपको बताया था, y इज इक्वल टू x ये होता है और y इज इक्वल टू -x उसका मिरर इमेज होता है इधर की तरफ। दिस इज द इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू -x। y एक्सिस पर अगर आप मिरर लगा दो यहाँ पर तो उसका मिरर इमेज इसका इधर बनेगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस है। y इज इक्वल टू -x का ग्राफ है ये वाला। ठीक है, लेकिन आपको कौन सा ग्राफ चाहिए, y इज इक्वल टू -x -2। ठीक है, y इज इक्वल टू -x -2। तो हम क्या करेंगे, ये -1 एंड दिस इज योर -2। तो इस ग्राफ को हम 2 यूनिट नीचे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसे पास होगा। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा, y इज इक्वल टू -x -2। ये y इक्वल टू x है, ये y इक्वल टू -x है, ये और नीचे 2 यूनिट नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -x एंड 2 यूनिट नीचे शिफ्ट किया तो -x -2। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ हम लोगों को ड्रॉ करना है अपने फाइनल ग्राफ पे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये आप देख सकते हो कि ये -2 से एक्चुअली पास होगा। ठीक है, ये -2 से पास होगा, तो मैं -2 पर ये यहाँ से 1 एंड 2 से गुजरेगा, इस पॉइंट से होता हुआ जाएगा। तो देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये चलो ये लाइन थोड़ी सी गलत ड्रॉ हो रही है क्योंकि बोर्ड पे हाथ फिसल जाता है ना। अब ये वाला जो ग्राफ बनाना है वो हर जगह नहीं बनाना है, वो किसके लिए बनाना है, ओनली फॉर x लेस देन -2। तो अगर हम लेस देन -2 देखेंगे तो इससे पहले की तरफ ये पूरा लाइन है, ये वाला जो लाइन हमने बना रखा है, लेकिन उसका दिस इज ओनली वैलिड व्हेन x इज -2। यहाँ इसके राइट में क्या है, ग्रेटर देन -2। तो ये वाला जो ग्राफ है यहाँ से लेके आगे वाला ये हम मिटा देंगे, ओनली लेफ्ट वाला हिस्सा रखेंगे व्हेन x इज -2 लेस देन सो x इज लेस देन -2 तो ग्राफ ये वाला बनेगा, एंड ग्रेटर देन -2 के लिए ये वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, सो इस तरीके से ये एक मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ v जैसा ही बनेगा, बना दिया हमने। ठीक है, तो समझ में आ गया हो आप लोग कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अब हम लोग मॉडुलस फंक्शन के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, fx इज इक्वल टू, मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क में ही कर लें क्योंकि काफ़ी सारे फंक्शन डिस्कस करने हैं। सो fx इज इक्वल टू दिया हुआ है मॉड x प्लस मॉड ऑफ x प्लस 2। मैंने आपको दोनों बताया, एक मॉड x बताया था और मॉड x प्लस 2 बताया है। ठीक है, इसको डिफाइन करना है एंड देन इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ कि आप इसको कैसे करोगे। इसमें आपको क्या करना है कि एक मॉड को छोड़ देना है, पहले आप सिर्फ एक का मॉड ब्रेक करो और दूसरे को छोड़ दो। ठीक है, तो एक बार x लिखेंगे, ये कब लिखेंगे, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरे केस के लिए आप लिखोगे व्हेन, इसको लिखेंगे -x प्लस मॉड ऑफ x प्लस 2, इसको छोड़ देना है। ठीक है, एंड व्हेन x इज लेस देन 0। ये दो कंडीशंस आ गए। अब हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो हाँ, तो फिर आप इसको ब्रेक करोगे और इसमें फिर दोनों कंडीशन लगाओगे। तो आप ये क्वेश्चन करके देखना, और अगर सॉल्व नहीं होगा तो मैं फिर ये करूँगा। ठीक है, इसमें 2 लाइन और लिखा जाएगा। जब आप ये वाला हटाओगे
तो वो कंडीशन यहाँ पर, वो कंडीशन यहाँ पर कॉमा करके वो कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। और इसकी वजह से 2 लाइन और एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। और फिर उन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके आप इस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम होमवर्क रहता है जो आप करेंगे। अब हम लोग आगे जो फंक्शन कर रहे हैं उसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, शॉर्टकट में GIF, ठीक है। इसको दिखाते कैसे हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ठीक है, ऐसे x लिखा होगा। ये एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूँ ये है क्या। x क्या हम पुट करते हैं, रियल नंबर्स पुट करते हैं। अगर आप 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे तो ये 2 आएगा। अगर आप 2.3 का करेंगे तो 2 आएगा। अगर आप 6.123 का करेंगे तो ये 6 आएगा। मतलब उसका जो डेसिमल के पहले वाला पार्ट होता है वो लिखना होता है, ठीक है। और डेसिमल के बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, किसी भी रियल नंबर के 2 हिस्से होते हैं, एक डेसिमल के बाद वाला, एक डेसिमल के पहले वाला, ठीक है। ये इंटीग्रल पार्ट होता है और ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट। हम फ्रैक्शनल पार्ट को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। सो अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाद एक फ्रैक्शन वाला भी फंक्शन होता है जिसमें हम इंटीजर को छोड़ देते हैं और फ्रैक्शन लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम उसके बारे में कंसर्न नहीं है, अभी हम लोग सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देख रहे हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो ग्रेटेस्ट वर्ड यूज किया गया है वो आप देख सकते हो कि 2.3 में 2.3 जो नंबर है, ठीक है, वो उसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो कौन सा है, 2 है। अभी हम लोग नेगेटिव वाला भी करेंगे जिससे ये ग्रेटेस्ट वर्ड क्लियर हो जाएगा। अब अगर -3.5 दिया हुआ है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे तो ये -4 देगा। अगर आपके पास -2.6 दिया हुआ है तो आप इसको लिखेंगे -3। यहाँ पर इंटीजर क्या -2 है, यहाँ पर क्या इंटीजर -3 है। आखिर ये बढ़ कैसे जा रहा है, तो आप ये देख सकते हैं कि 2.3 जो पूरा नंबर लिखा हुआ है उससे ये 2 छोटा है, 6.123 से ये छोटा है, छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो आप एक चीज देखिए, अगर आपने इसका आंसर -3 लिख दिया होता तो गड़बड़ हो जाता, क्योंकि -3.5 जो है वो -3 से छोटा है, ठीक है। तो किसी नंबर का जो इंटीग्रल पार्ट है, ओनली द इंटीग्रल पार्ट, वो उस टोटल नंबर से छोटा कैसे हो सकता है। यानी कि हम जो इसका इंटीग्रल पार्ट -3 नहीं है, ठीक है, इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट है वो क्या है, -4 है, ठीक है। अब इसको लिख कैसे रहे हैं, जब आप इसका 2.3 का लिखते हो तो एक्चुअली क्या है, इसको 2 + 0.3 लिखते हैं। ये है आपका इंटीग्रल पार्ट और ये है फ्रैक्शनल पार्ट। लीव दिस फ्रैक्शनल पार्ट एंड ओनली राइट द इंटीग्रल पार्ट। तो ये हमने 2 लिख दिया, ठीक है। जब हम -3.5 को लिखेंगे, ठीक है, अगर आप +3.5 को लिखते तो यहाँ पे 3 आता, लेकिन अगर हम लोग -3.5 को लिख रहे हैं तो ये आएगा -4। वाई, तो उसके पीछे कारण ये कि -3.5 को लिखा जा सकता है -3 + 0.5। क्या ऐसा करने से आ जाएगा? अगर इसको -3 + 0.5 लिखेंगे तो ये क्या आएगा, देखो 0.5 - 3। यहाँ पर आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो, ठीक है, ऐड करने से ये मिलना चाहिए। 2 + 0.3 करेंगे तो 2.3 आ रहा है ना। सो अगर आप इसको -3 और 0.5 लिखते हैं और सिंपली ऐड कर देते हैं तो क्या मिलेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, 3 को लिखेंगे 3.0, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट जो होगा वो 0 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 3.0 में से मैं 0.5 घटाता हूँ। पहले मेरे कहने का ये मतलब है कि आप छोटे में से बड़ा घटाते हो तो पहले हम बड़े में छोटा घटा के भी माइनस कर लेते हैं। 3 - 5 क्या होता है, 5 - 3 2 लिखते हैं और फिर माइनस साइन लगा देते हैं। तो वो मैं यही कर रहा हूँ, ये बड़ा नंबर है छोटा नंबर है तो मैं बड़े में से छोटे को घटा रहा हूँ। तो 10 में से 5 गए 5 और फिर ये 2 आ गया,
यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा -2.5, ये तो बन जाएगा। तो अगर आपने इसको इस तरीके से ब्रेक कर दिया ये तो -2.5 बन जाएगा, लेकिन हम लोगों को लाना क्या था -3.5। सो -3.5 को इस तरीके से ब्रेक करने से -3.5 नहीं बनेगा। -3.5 को अगर आप ये इंटीग्रल पार्ट और ये फ्रैक्शनल पार्ट अगर मानते हैं, ठीक है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। या दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे सोच सकते हैं कि इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकते थे -3 -0.5। फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव हम नहीं लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट को। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो भी गलत हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो, फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है, पॉजिटिव फ्रैक्शन, 0 से वो बड़ा होता है, ठीक है, बट 1 से छोटा होता है, ठीक है। 0 से बड़ा होता है फ्रैक्शन लेकिन 1 से छोटा होता है। तो -0.5 तो इस इंटरवल में नहीं आएगा फ्रैक्शन वाले में, तो यहाँ पर प्लस लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे लगाना चाहते हो तो आप इसको -4 + 0.5 अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा -3.5, ठीक है। तो अगर कोई नेगेटिव नंबर दिया गया है तो उसका अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बनाएंगे तो वो नेगेटिव वाले में 1 बढ़ा कर लिखना पड़ता है, या यूं कहेंगे घटा के एक्चुअली लिख रहे हैं। -3 से -3.5 से ये छोटा है या नहीं है, छोटा है, हमेशा वो छोटा आना चाहिए, तभी तो वो उसका फ्रैक्शनल पार्ट माना जाएगा, सॉरी इंटीग्रल पार्ट माना जाएगा। किसी नंबर का इंटीग्रल पार्ट उस पूरे नंबर से बड़ा थोड़ी हो सकता है, ठीक है। तो ये लॉजिक था, तो ये हमने देखा। अब हम आते हैं इस फंक्शन के ऊपर। अच्छा, जो भी फंक्शंस मैंने डिस्कस किए हैं मैंने उनका डोमेन रेंज डिस्कस नहीं किया, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने डिस्कस नहीं किया, ठीक है। तो डोमेन रेंज जितने भी फंक्शंस मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, हम लोगों ने जो भी आज की क्लास में जितने भी फंक्शन डिस्कस किए हैं, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, जो मैंने पहला फंक्शन डिस्कस किया, दूसरा फिर सिग्नम किया, ठीक है, उसके बाद हमने मॉडुलस फंक्शन किया, इन सारे फंक्शंस का डोमेन एंड रेंज लिख के लाना है आपको, ठीक है। राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ऑल फंक्शंस discussed in the class। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अच्छा, मैं ये फंक्शन करता हूँ, इसका डोमेन रेंज मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो इस फंक्शन का हम लोग ग्राफ बनाते हैं और देखेंगे इस फंक्शन के बारे में कि ये फंक्शन क्या करता है। सो हम लोग पहले क्या पुट करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं 0 से 1 के बीच में। अगर आप 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे तो ये 0 आएगा, ठीक है, यानी कि y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो अगर x = 0 डालेंगे तो आ जाएगा 0, यानी कि ये एक पॉइंट तो हमें मिल गया। x = अगर हम लोग यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। तो x = 1 अगर मैंने पुट किया है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी कि ये एक पॉइंट आपको मिल गया, ठीक है। मैं इसको डार्क पॉइंट से दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसके जस्ट सामने होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ होगा। तो मैंने एक पॉइंट दिखा दिया। x = 1 पे 1 आ रहा है। x = 2 अगर आप पुट करते हो तो ये 2 मिलेगा। हमने 2 पुट किया है यहाँ पे वैल्यू, और y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 2, और थोड़ा सा ऊपर भी ले लेते हैं 2, देन 3 तक चेक करते हैं। अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आती है, 2 आ जाती है, ये वैल्यू, ठीक है। मैं इसको मिटा सकता हूँ और ये 3 पे पहुँच गया है, तो 2 तो यहाँ पे मिलेगा। अगर हम लोग x = 3 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ये है वो पॉइंट। अगर मैं -1 पुट करता हूँ
तो -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1 ही होगा। तो मैंने -1 पुट किया और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है कि y की वैल्यू -1 आएगी, यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट आपको डार्क करना पड़ेगा। उसी तरीके से -2 अगर हम पुट करते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, -2 हो जाएगी। सो एट x इक्वल टू -2 उसकी वैल्यू -2 मिलती है, ये हो गया वो पॉइंट। फिर x इक्वल टू -3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -3, ये आ गया। तो आपको ये सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। ओके, अब देखो ऐसा नहीं इसको हम सीधा ज्वाइन नहीं कर देंगे, बिकॉज दिस इज नॉट अ ग्राफ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं, अगर आप इस सबको ज्वाइन कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी डार्क वाले पॉइंट से हम लोग दिखा देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं 0 और 1 के बीच में एक नंबर लेता हूँ, मैं 0.1 लेता हूँ। 0.1 लेंगे तो इसका कितना आएगा, 0 आएगा। अगर आप 0.2 पुट करते हैं तो 0 आएगा, 0.6 पुट करते हैं तो भी क्या आएगा, 0। यानी कि 0.1 से लेके 0.9999 0.9999 करते चले जाओ, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0 ही आएगा। यानी कि 0 से लेकर के 1 तक जैसे ही 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन अप टू लेस देन 1 0.999 यहाँ तक इंटीग्रल पार्ट क्या रहेगा, 0। तो ग्राफ यहाँ तक हम दिखाएंगे, ये मैंने डार्क लाइन से दिखा दिया ग्राफ। यहाँ पर आपको करना क्या है, ऐसे खाली वाला सर्कल ड्रॉ करना है, बिकॉज एट 1 इट बिकम्स 1। उसी तरीके से अगर हम 1.5 पुट करते हैं तो ये क्या देगा, 1, 1.5, 1.6, 1.11 कुछ भी पुट करें, बिफोर 2 इट विल गिव द वैल्यू 1। 1.65 कितना होगा, 1 होगा। सो यहाँ से 1 से लेकर के अप टू 2 ये क्या देगा, वैल्यू 1 देगा। तो ग्राफ y की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे 1 आ रही। और जैसे ही 2 पहुंच जाओगे तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर करने से 2 मिलने लग जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर आप करेंगे, आ जाएगा। ठीक है, और पीछे आते हैं। अगर मैं इन दोनों यहाँ पे 0 है, 0 -1 के बीच में एक नंबर लेता हूँ, -0.4 लेता हूँ, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, लेस देन 0 से कम आएगा, यानी कि क्या आएगा, -1 आएगा। 0 से कम करके लिखेंगे तो -1 आएगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में वैल्यू जो रहेगी, यहाँ पर हम एक खाली सर्कल, चूंकि यहाँ पर डार्क डॉट दे दिया गया है x = 0 पे, यहाँ पर खाली सर्कल देंगे और इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। -1 और -2 के बीच में अगर कोई वैल्यू ले लें, यानी कि -1.5 ले लिया तो इसका वैल्यू कितना आएगा, -2 आएगा। सो इसके बीच में जो फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पर से हम लोग खाली सर्कल लगाएंगे यहाँ पे, एंड ये यहाँ तक जाएगा। जैसे ही -2 आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 हो जाएगा। ठीक है, -1 तक ये रहता है, जैसे ही यहाँ से आता है ये वैल्यू इधर आ जाता है। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, अगर मान लेते हैं कि ये मैं मान लेता हूँ -1.5 वैल्यू लेता हूँ, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे तो कितना मिल रहा है, -2 मिल रहा है। सो ये यहाँ पे -2 दे रहा है आपको। ठीक है, सो इस तरीके से ग्राफ आगे की तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं। ये यहाँ पर आ रहा है एक्चुअली, और आगे का जो ग्राफ होगा वो यहाँ पर से ऐसे कर दोगे, यहाँ पे खाली वाला सर्कल और इधर डार्क वाला सर्कल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं ऑफ ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो इस पे बेस्ड बना, आप देख सकते हो कि जो डार्क वाला सर्कल है वो हमेशा राइट साइड, लेफ्ट साइड में, और खाली वाला जो है वो हमेशा राइट साइड में, इधर भी और इधर भी, थ्रू आउट द ग्राफ। डार्क वाला जो है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में, और जो एम्प्टी वाला है, ठीक है, एम्प्टी वाली जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड में रहती है। ठीक है, क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इस फंक्शन का मैं डोमेन लिखता हूँ, रेंज लिखता हूँ। डोमेन क्या होगा, हम कोई भी x की वैल्यू ले, ठीक है, आप x की वैल्यू कुछ भी ले, आप उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख सकते हैं। सो
डोमेन क्या हो गया, रियल, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी। एक्स की वैल्यू हम कुछ भी लेंगे, आप एक्स की कोई भी वैल्यू लें उसका इंटीग्रल पार्ट लिखा जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं रेंज पर। रेंज हम क्या लिख सकते हैं इसका, आप देख सकते हो कि रेंज जो है वो यहाँ पे 0 मिलता है, यहाँ पे क्या बिटवीन 0 एंड 1 द वैल्यू इज 0। 0 के बाद सीधा क्या हो गया 1, 1 के बाद सीधा क्या हो गया 2 हो गया, 2 के बाद सीधा, यानी एक तरह का स्टेप फंक्शन है ये, ठीक है। आपको कहीं पर भी ग्राफ जो है वो 1 और 0 1 के बीच में कहीं भी ग्राफ नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये खाली है बिल्कुल। यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू 1 रहती है, यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू 2 रहती है। बिटवीन 2 एस की वैल्यू जब 2 से 3 के बीच में हम देखते हैं तो वैल्यू कितनी रहती है, 2 रहती है। उसी तरीके से 3 एंड 4 के बीच में वैल्यू 3 रहती है, ठीक है। सो हम रेंज जो देखेंगे, रेंज कुछ ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। रेंज आप, मैं रेंज चलो यहीं पे लिख लेते हैं, थोड़ी जगह चाहिए। Between 0 and 1 the value of y is 0, ठीक है। Between 1 and 2 the value of y is 1. Between 2 and 3 the value of y is always 2, ठीक है। जैसे 3 पहुंचता है तो वैल्यू 3 हो जाती है, ऐसे चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी। अगर हम पीछे की बात करें, बिटवीन 0 एंड -1, -1 और 0 के बीच में वैल्यू कितनी है, -1, -2 और -1 के बीच में वैल्यू कितनी, -2, यानी कि हमें नेगेटिव इंटीजर को लिखने होंगे -1। मैंने थोड़ी जगह दी थी लेकिन इतना इनफ नहीं है। -1, -2, -3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी आ जाएगा -इन्फिनिटी, यानी ये हो गया रेंज, ठीक है। यानी कि बेसिकली क्या है, रेंज जो है वो रेंज का जो फंक्शन है, दिस इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। z क्या होता है, इंटीजर, यानी कि बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको क्या देता है, इंटीजर देता है, ठीक है। यानी कि इसका जो रेंज है वो क्या है, इंटीजर्स हैं, और डोमेन क्या है, डोमेन है इसका रियल नंबर। हम s की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन y की वैल्यू आपको इंटीजर्स में मिलता है। x हम डेसिमल में पुट करते हैं 1.5, लेकिन आपको y क्या मिलता है, 1 मिलता है, ठीक है। तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो अब हम लोग फिलहाल जो है वो टाइप्स ऑफ फंक्शंस को हम लोग क्लोज करते हैं। अब हम लोग आगे अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस करेंगे। तो हम आगे देख रहे हैं अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, रियल फंक्शंस या फंक्शन। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ अलजेब्रा को समझने के लिए हम 2 फंक्शंस यूज करेंगे। एक फंक्शन लेंगे हम fx और दूसरा फंक्शन लेंगे हम लोग gx, ठीक है। यहाँ पे ये जो x है ना, x इसके अंदर जो वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, ये एक रियल नंबर होगा, मतलब x बिलोंग टू दिस सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो अगर इसका डोमेन रियल नंबर है सो इट इज ए रियल फंक्शन, ठीक है। सो 2 फंक्शंस हैं, अगर इन 2 फंक्शंस को हम लोग ऐड कर दें fx प्लस gx, तो एक तीसरा फंक्शन मिल जाएगा hx, ठीक है। इसको hs लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, मेरे पास एक फंक्शन fx है, वो x 2x² है, 3x², और दूसरा फंक्शन है gx, वो है -5x। तो fx प्लस gx हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 3x² -5x, ठीक है, 3x² -5x, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी दिखाते हैं कि fx x to r, ठीक है। जो भी हम x की वैल्यू पुट करेंगे वो x to r लिया गया, जो मैपिंग किया गया वो रियल नंबर पे है। x डोमेन है, जो मिलेगा को डोमेन क्या लिया जा रहा है, रियल लिया जा रहा है। बुक में वैसे लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब fx में जो हम पुट कर सकते हैं x, इसका जो डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन क्या है, x है, उस सेट को हम x से दिखा रहे हैं,
और पुट करने से जो मिलेगा उस सेट को हम R से दिखा रहे हैं, वेयर R स्टैंड फॉर रियल नंबर, यानी कि आपको यहाँ से यहाँ fx लेकर के जाता है, यहाँ पर हम x डालते हैं और ये जो y की वैल्यू है वो रियल नंबर्स मिलती है आपको। ठीक है, हम रियल नंबर के अंदर में y लेंगे, यानी कि रेंज जो आपका इसके अंदर लाई करता है, ये सबसेट ऑफ दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। और x जो हम पुट कर सकते हैं वो डोमेन है, और ये जो x है वो है क्या, x इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, यानी कि डोमेन इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, एंड जो आपको मिलता है रेंज, ठीक है, रेंज जो है वो भी एक रियल नंबर के का ही सबसेट है। ठीक है, तो यहाँ पर डोमेन लिखा गया, ये है कोडोमेन। सो रेंज क्या होगा, कोडोमेन का सबसेट होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन सिंपली ऐड कर देंगे, एक फंक्शन दूसरा फंक्शन है, दोनों को सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो hx क्या हो गया, hx इज इक्वल टू 3x² माइनस 5x। ठीक है, कुछ लोग जो है वो इसको लिखने का कुछ तरीका डेवलप किया है। ठीक है, उन तरीकों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको hx लिखो, आप ऐसे हिंदी में लिख दो क x इज इक्वल टू 3x² माइनस 5x। आप यहाँ पर कुछ भी लिख दो, आप किसी का नाम लिख दो। ठीक है, आप यहाँ पर अपना नाम लिख लो, स्पर्श x इक्वल टू 3x², किसी का नाम लिख दिया, मेरा नाम लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर हम कोई ट्रायंगल बना देते हैं, यहाँ पर अल्फा लिख दिया। आप कोई भी किसी भी नेम से आप ये लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको मैंने अभी तो hx दिखाया था, मैं hx ना दिखा करके मैं इसको f प्लस g दिखा दूंगा। ठीक है, नाम ही लिखना है ना, यहाँ पर कोई नाम लिखना फंक्शन का, हम f लिखें, अल्फा लिखें, hx लिखें, राम लिखें, श्याम लिखें, श्याम x लिखें, तो हम क x लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने f प्लस g लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर ये जो समेशन का कोई साइन नहीं है, f प्लस g इज जस्ट ए सिंबल। वो बता रहा है कि दो फंक्शंस थे, उनको ऐड करने से वो मिला है। ठीक है, अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ 3x² प्लस 2x, 3x² प्लस 2x। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 3x, 2x में से 5x घट के माइनस 3x आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि ये माइनस 3x मिल जाएगा। अगर ऐसे लिखा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि fx जो है वो 3x² हो गया और gx जो है वो माइनस 3x हो गया। आप इस फाइनल फंक्शन से fx और gx नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर fx और gx दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं f प्लस gx ये। लेकिन अगर f प्लस gx दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये fx है और ये gx है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो fx ये था और gx ये था, घट करके माइनस 3x हो गया। ठीक है, तो ये लिखने के तरीके हैं, ये जस्ट एक नाम है। ठीक है, अगर आप दो फंक्शन को घटा रहे हो तो यहाँ पे माइनस लगाओगे। ठीक है, उसको कोई और नाम hx नहीं px रख देते हैं, सपोज करो यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो उसको px कर रहे थे, तो यहाँ पर आप उसको f माइनस gx से दिखा सकते हो। नेम ही तो रखना है, आप px बोलो या f माइनस g बोलो या यहाँ पे कुछ भी लिख दो। ठीक है, f प्राइम लिख दो, ठीक है, fg लिख दो, हम कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन जो नोटेशन बनाया गया है वो थोड़ा सा कन्वीनियंट बनाया गया है। ठीक है, यानी कि दो फंक्शंस को जब हम लोग ऐड करके कोई नया फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, तो उस फंक्शन का नाम हम क्या रखेंगे, उसका नाम रखेंगे f प्लस जी एक्स। ठीक है, अगर आप घटा करके बना रहे हो, fx माइनस जी एक्स कर रहे हो, तो उस नए फंक्शन का नाम हम कुछ भी रख सकते थे, hx, kx, px, लेकिन मैंने उसका नाम f माइनस जी एक्स रख दिया। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, लाइक x² और 3x², तो क्या आ जाएगा 3x टू द पावर 4 मिलेगा फंक्शन। ठीक है, सो दो फंक्शन को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो फंक्शन है उसका नाम हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर हम लोग hx या kx लिख देते, kx रख सकते थे, लेकिन हमने k नहीं रखा, मैंने नाम इसका रखा है fg, इसका नेम मैंने fgx रखा। इससे पता चलता है कि एक्चुअली दो फंक्शंस हुआ करते थे,
एफ और जी, और उसको मल्टीप्लाई करके फंक्शन आया है। ठीक है, ये लिखने के तरीके और प्रॉब्लम सॉल्विंग के द्वारा या एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया जाता है उसमें आप इस नोटेशन को यूज करोगे। ठीक है, अच्छा, दो फंक्शंस हैं एफ एक्स और जी एक्स, उनको डिवाइड अगर किया गया है और उससे एक फंक्शन बनाया गया तो उस फंक्शन को हम एच एक्स लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन ऐसा लिखना चाहिए, हम लिख भी सकते हैं, लेकिन हम चाहें तो इसको एफ अपॉन जी एक्स भी बोल सकते हैं। ये क्या है, इट इज जस्ट अ नेम एफ बाई जी। ठीक है, एक बहुत फेमस रॉक बैंड था। ठीक है, उस रॉक बैंड का नाम था AC/DC। ठीक है, अब उनको नाम, यही नाम सूझा, AC/DC रख दिया, AC/DC। ठीक है, सो नेम हम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे एफ अपॉन जी, आप अपने स्कूल में आपको अपना नाम चेंज करवा करके आप कुछ नाम करवा लो। ठीक है, जैसे कोई एक पर्सन है, वो अपना नाम लिखवाता है 443 * कुमार, ठीक है, शर्मा। वो जाता है स्कूल में, बोलता है कि मुझे अपना नाम यही रखना है 43 * ठीक है, तो नाम अपना कुछ भी रखवा सकता है आदमी, लेकिन ये कन्वेंशन इंडिया में तो खैर अभी चल नहीं रहा, लोग उसको पागल कहेंगे। लेकिन इसमें कोई गलती नहीं है कि हम नंबर पे बेसिस पे अपना नाम रख लें। ठीक है, सो यहाँ पे वैसे ही सिस्टम यूज किया जा रहा है, एफ बाई जी लिखा जा रहा है यहाँ पर। दिस इज नॉट एन एक्चुअल डिवीजन, एफ और जी ये बताता है क्या कि दो फंक्शंस होते थे जो एफ और जी, उनको डिवाइड करने से एक नया फंक्शन बना है। ठीक है, और दो फंक्शन को डिवाइड करते वक्त आपको ध्यान रखना होगा कि जो ये डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है वो दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, नहीं तो अगर 0 हो गया तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, सो इस तरीके से हम फंक्शंस का अलजेब्रा करते हैं। ठीक है, और कई बार फंक्शन ऑफ ए फंक्शन बनाया जाता है, जो कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा था। ठीक है, कि फंक्शन ऑफ ए फंक्शन भी किया जाता है। एफ एक्स एक फंक्शन है और एक जी एक्स एक फंक्शन है। हम लोग एफ ऑफ जी एक्स बना सकते हैं या हम जी ऑफ एफ एक्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मानते हैं मैंने एक फंक्शन दिया है e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और दूसरा फंक्शन है sin x। ठीक है, तो f ऑफ gx क्या होगा, f के अंदर में g डालना है, तो f क्या है, ये है, तो ये हो जाएगा e⁻gx आ जाएगा। ठीक है, फंक्शन f क्या है, e⁻x, यहाँ x है तो यहाँ x, यहाँ हम gx डालेंगे तो वो gx x के बदले डाल देंगे। ये sin x है तो g क्या है, sin है, तो sin लिखेंगे, और sin यहाँ x था तो वहाँ x है, यहाँ fx है तो sin के अंदर क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा। अब आपको पता है कि gx क्या है, उसकी वैल्यू रखते हैं, तो यह आ जाएगा e⁻sin x, और यहाँ आ जाएगा sin ऑफ e⁻x। ठीक है, तो इस तरीके से फंक्शन ऑफ ए फंक्शन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो इन पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 2.3। ठीक है, 2.3 में आपको डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ एक्सरसाइज 2.3। मैंने जितने भी डोमेन और रेंज फाइंड किए हैं, जो तरीके बताए आपको, उसके बेसिस पर आप ये वाला एक्सरसाइज 2.3 कर सकते हैं। तो फंक्शन का जो बेसिक थ्योरी है हमने कर लिया, अब इसमें बेसिकली करना है आगे जो है वो कुछ क्वेश्चंस और कुछ प्रॉब्लम जो है वो हम लोगों को डिस्कस करना होगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस को करने के बाद आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे और फिर आप क्वेश्चंस कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे।